क्या खूब कहा है कबीर दास जी ने, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है चित्रकार की उत्कृष्ट कृति। निशा और रूबी दो सहेलियां एक कस्बे में रहती थी। कस्बे में उनका एक बुटीक था। अगस्त के महीने में टाइफाइड की बीमारी कस्बे में बहुत ही बुरी तरह से फैली हुई थी। इस बीमारी ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। बीसियों लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया था। इस बीमारी ने स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं की थी। इस बीमारी ने रूबी जैसी दुबली पतली लड़की को भी अपना शिकार बना लिया था। वह बेचारी चुपचाप लोहे की खाट पर पड़ी रहती थी और शीशे की खिड़की में से सामने के ईंटों के मकान की कोरी दीवार को देखा करती। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए निशा को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की संभावना रुपए में 2 आना है, और वह भी तब जब उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा ही नहीं रहती और वे मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं, तो उनका इलाज धनवंतरी भी नहीं कर सकते। इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि वह अब अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है? निशा बोली, ऐसा तो कुछ नहीं। डॉक्टर के जाने के बाद निशा अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर कुछ देर बाद रूबी के कमरे में गई। रूबी चादर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर मुंह करे लेटी थी। निशा उसके पास बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर बाद रूबी ने आंखें खोली तो वह खिड़की के बाहर देख रही थी और कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन वह उल्टा जप कर रही थी। वह बोली 12, फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10 और 9, उसके बाद 1 7 8 और 7। निशा ने उत्कंठा से खिड़की के बाहर नजर डाली। वहां गिनने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक या 20 फीट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवार, एक पुरानी एड़ी हुई जड़ें निकली हुई मनी प्लांट की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। निशा ने पूछा, क्या है रूबी? अत्यंत धीमे स्वरों में रूबी बोली, 6। अब वे जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 दिन पहले वहाँ करीब 100 थे। उन्हें गिनते गिनते सिर दुखने लगता था। लो, वह एक और गिरा। अब बचे सिर्फ 5। 5 क्या रूबी? 5 क्या? अपनी निशा को तो बता। पत्ते, उस बेल के पत्ते। जिस वक्त आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? अत्यंत तिरस्कार के साथ निशा ने शिकायत की। ओह, इतनी बेवकूफ लड़की तो मैंने कहीं नहीं देखी। तेरे ठीक होने का इन पत्तों का क्या संबंध? तू इस बेल से प्यार किया करती थी, क्यों? इसलिए बदमाश,
अपनी बेवकूफ़ी बंद कर। अभी सुबह ही तो डॉक्टर ने बताया कि तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अब तू थोड़ा जूस पीने की कोशिश कर। अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए रूबी बोली, अब तुम्हें मेरे लिए जूस लाने की ज़रूरत नहीं। वह एक और गिरा। अब सिर्फ 4 रह गए। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ते को भी गिरते हुए देख लूँ, बस फिर मैं भी चली जाऊंगी। तभी निशा उस पर झुकती हुई बोली, प्यारी रूबी, तू सोने की कोशिश कर। बुटीक के लिए विज्ञापन चित्र बनाने के लिए उस रामनाथ को बुला लाती हूँ। अभी 1 मिनट में आई। जब तक मैं ना लौटूं तू हिलना मत। बूढ़ा रामनाथ उसके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वह एक असफल चित्रकार था। 40 वर्षों से वह साधना कर रहा था एक उत्कृष्ट कीर्ति बनाने के लिए। इधर कई वर्षों से पेट भरने के लिए विज्ञापन चित्र बनाने के काम करता था और शराब पीकर अपनी उत्कृष्ट कीर्ति के विषय में बकवास करता था। दूसरे लोग उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे। निशा ने बूढ़े रामनाथ को बताया कि कैसे रूबी उन पत्तों के साथ अपने जीवन का संबंध जोड़ रही है। यह सुनकर चित्रकार को बहुत गुस्सा आया और वह निशा के साथ ऊपर पहुंचा तो रूबी सो रही थी। निशा ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और रामनाथ को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने भयभीत दृष्टि से खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा और फिर एक दूसरे की ओर देखा। बरसात के साथ आंधी तूफान भी आ रहा था। अगले दिन जब दूसरे दिन निशा की आंखें खुली तो उसने देखा कि रूबी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंखें फाड़कर देख रही थी। सुरसुराहट के स्वर में उसने आदेश दिया, पर्दे उठा दे, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। विवश होकर निशा को आज्ञा माननी पड़ी, लेकिन यह क्या, रात भर वर्षा, आंधी, तूफान आने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल में एक पत्ता था। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली वह पत्ती जमीन से कोई 20 फुट ऊंचाई पर अभी तक अपनी डाली से लटक रही थी। रूबी ने कहा, यही आखिरी है। मैंने सोचा था कि वह रात में जरूर गिर जाएगा। मैंने तूफान की आवाज़ सुनी थी। खैर कोई बात नहीं, यह आज गिर जाएगा और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। दिन बीत गया और संध्या के क्षीण प्रकाश में दीवार में लगी हुई बेल से लटका हुआ वह पत्ता उन्हें दिखाई देता रहा। तभी रात पड़ने पर तेज हवाएं फिर चलने लगी। रोशनी होते ही जब पर्दा हटाया गया तो बेल का पत्ता अब तक मौजूद था। रूबी बहुत देर तक उसी को एकटक देखती रही और निशा को कहा, कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ते को वहीं
रोक कर बता दिया कि मेरा जीवन अभी नहीं खत्म होने जा रहा है। शाम को जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि अब खतरे की बात नहीं है। उसी दिन शाम को निशा बोली, रूबी तुझसे एक बात कहनी है। मिस्टर रामनाथ की आज सुबह मृत्यु हो गई। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े यहाँ तक कि जूते भी पूरी तरह से भीगे हुए थे। कोई नहीं जानता कि वह भयानक रात में कहाँ गया था, लेकिन उसके कमरे में एक जलती हुई लालटेन, एक नसैनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ मिला। जरा खिड़की से बाहर तो देख, दीवार के पास के उस अंतिम पत्ते को। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वह पत्ता हिलता क्यों नहीं? प्यारी सखी, यही उस चित्रकार की उत्कृष्ट कलाकृति थी। जिस रात को अंतिम पत्ता गिरा, उसी रात उसने उसका निर्माण किया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति बनी रहे तो हम कोई भी किसी भी काम को, कितने भी कठिन काम को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।